हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे बायोलॉजी स्पेशल क्लास में। तो मैंने पहले जो वीडियो में बताया था रेस्पिरेशन, जिसे हम हिंदी में श्वसन कहते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का भाई मैं पार्ट 1 पढ़ा चुकी हूँ आपको, ठीक है। और ये हमारा पार्ट 2 है, ठीक है। और हाँ, मैं पार्ट में इसलिए डिवाइड करके पढ़ाती हूँ ताकि आप लोग को बोरिंग ना महसूस हो। वीडियो बहुत ज़्यादा क्या होता है, लंबा हो जाता है तो इंसान को बहुत बोरिंग महसूस होने लगता है, ठीक है। इसलिए मैं डिवाइड करके अलग अलग पार्ट में बताती हूँ। तो हमारा है रेस्पिरेशन, पार्ट 1 पढ़ा चुकी हूँ। ये हमारा है रेस्पिरेशन यानी श्वसन का पार्ट 2, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा मानव का श्वसन मार्ग। क्या है मानव का श्वसन मार्ग? यानी देखिए जैसे मैंने डाइजेशन में बताया था, जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारा भोजन होता है ना, वो हमारे बॉडी में किस किस मार्ग से होके जाता है, उसे हम डाइजेशन में पढ़े थे। उसे हम मान लीजिए पाचन मार्ग कह सकते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है मानव के श्वसन में। जैसे डाइजेशन में क्या हुआ था, भोजन मुंह में जाता है, फिर उसके बाद आहार नाल में जाता है, फिर स्टोमस में जाता है, फिर इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर क्या हमारे एनस के द्वारा बाहर हो जाता है। जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो गुड मटेरियल होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छी चीजें बताई हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, आप लोग चाहे तो देख सकते हो, ठीक है। आइए, और हाँ, ये पार्ट 2 तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप लोग पार्ट 1 नहीं देखोगे। आइए देखते हैं। तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उस मार्ग को हम क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग कहते हैं, ठीक। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि वायु जिस मार्ग का है, वायु जिस मार्ग क्या क्या करती है, अनुसरण करती है, उस मार्ग को हम क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग कहते हैं। बोलो मैम कैसे? बेटा जैसे भोजन जिस जिस मार्ग से अंदर जाता है उसे मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। सेम प्रोसेस इसमें भी है ना। जिस जिस रास्ते से क्या होता है, जैसे जैसे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन या जो भी हम सांस लेते हैं अंदर जाती है ना, जिस मार्ग से होकर जाती है ना, उसे हम श्वसन मार्ग कहते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? आइए देखते हैं। पहला है नासा छिद्र। क्या है नासा छिद्र? नासा छिद्र को हम नोस्ट्रियल कहते हैं। नासा छिद्र को हम इंग्लिश में क्या करते हैं? नोस्ट्रियल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए नासा छिद्र है क्या? जो हमारी ये नाक है ना, इसमें जो छोटे छोटे छेद है ना, 2 छेद है ना, उसे हम क्या कहते हैं? नासा छिद्र कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम नोस्ट्रियल कहते हैं, है ना। सेकेंड पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है, बोलो मैम नासा का पार्ट। क्या है नासा का पार्ट? इसे इंग्लिश में हम नेजल वैल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? नेजल वैल्यूम कहते हैं। तो ये बोलो मैम, ये नासा का पार्ट क्या होता है? तो जो हमारे जैसे क्या होता है कि हम लोग को जुकाम वगैरह कभी कभी हो जाता है, नहीं होता है फिर भी क्या होता है ना, कि जब से नाक हम लोग उंगली डालते हैं तो कड़ा कड़ा निकलता है, ठीक है। कड़ा कड़ा निकलता है तो वो हमारा क्या होता है? नासा का पार्ट होता है। कि हमारे हमारे जो नाक में म्यूकस पाया जाता है, एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। तो क्या है, जब हम कहीं जाते होते हैं तो क्या होता है, जो धूल मिट्टी वगैरह बहुत कुछ तो उड़ता है, तो हमारे नाक में क्या होता है? आता है। तो जो हमारा चिपचिपा पदार्थ होता है उसको क्या करता है? अपने में चिपका लेता है, धूल कंकड़ को, ठीक है। क्या करता है? चिपका लेता है। तो वही जो चिपका हुआ जो होता है, क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो कड़ा हो जाता है, जिसे हम नकटी, गाँव में नकटी के नाम से भी जानते हैं उसे, ठीक है। उस क्या करते हैं लोग, बाहर निकाल के फेंक देते हैं। एक तरह से देखा जाए तो वो भी क्या है? हमारे बॉडी का एक वेस्ट मटेरियल है। ये चीज हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगला है ग्रसनी, जिसे इंग्लिश में फेरिंग्स कहते हैं। चौथा नंबर है स्वतंत्र, जिसे हम इंग्लिश में लैरिंग्स कहते हैं। और पांचवा है श्वास नली, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रेकिया कहते हैं। सब कुछ मैं डायग्राम के माध्यम से बताऊंगी। पॉइंट नंबर 6 है ब्रोंकाई, जिसे हम ब्रोंकाइस कहते हैं इंग्लिश में। और सातवां है ब्रोंकियोल्स, जिसे इंग्लिश में हम ब्रोंक्लियोल्स कहते हैं। आठवां है वायु कोष्ठ, जिसे इंग्लिश में हम एल्वेली कहते हैं, है ना। और नौवां पॉइंट है ब्लड, जिसे इंग्लिश में रुधिर कहते हैं। 10वां पॉइंट है वायु कोशिका, जिसे हम सेल कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अगला हमारा डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। बोलोगे मैम डायफ्राम क्या होता है? तो ये डायफ्राम बेटा हमारे बॉडी में ही पाए जाने वाला एक मांस है, सॉरी मांसपेशी है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, आइए देखते हैं। जो हमारा डायफ्राम है ये हमारा क्या संयोजी ऊतक का बना होता है ना।
किसका बनाया होता है? संयोजिक ऊतक का होता है। हमारे बॉडी में जो सांस लेने की क्रिया होती है ना, उसमें इसका बहुत, डायफ्राम का बहुत अहम भाग होता है, क्योंकि हमारे सांस लेने में और बाहर निकालने में 70% का कार्य करता है क्या? डायाफ्राम। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में भी। देखिए, जो डायाफ्राम है यह संयोजी ऊतक का बना होता है। डायाफ्राम किसका बना होता है? बोलो मैम। डायाफ्राम हमारा संयोजी ऊतक का बना होता है। किसका? कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ठीक है, संयोजी ऊतक का बना होता है। यह निःश्वसन में 75% यानी 75% योगदान करता है। मैं बोली हूँ ना कि सांस लेने में हम लोग का कितना 75% कार्य करता है क्या मैम? डायाफ्राम। ये एग्जाम में अधिकतर पूछता है बेटा कि हमारे बॉडी में डायाफ्राम का क्या कार्य होता है। बोलोगे मैम हमारे बॉडी में डायाफ्राम सांस लेने में क्या 75% कार्य करता है, इसलिए श्वास लेने में ये बहुत मददगार होता है। ये किसका अहम भाग है हमारे बॉडी का? मैम रेस्पिरेशन। और हाँ, डायफ्राम को बहुत सारे कार्य होते हैं। क्या क्या होता है? डायफ्राम हमारे बॉडी में बहुत सारे मदद करता है, जैसे डाइजेस्टिव में भी मदद करता है। डायफ्राम क्या करता है कि हमारा जो एक्सक्रीशन में भी मदद करता है। क्या होता है कि जो डायफ्राम होता है ना, भोजन को नीचे ढकेलने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जो डायफ्राम होता है हमारे मूत्र और मल को क्या करता है? बाहर निकालने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है ना। तो ये बहुत मददगार भाई, डायफ्राम बहुत मददगार होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, जो डायफ्राम होता है, आइए आगे भी बता देंगे डायफ्राम के बारे में, फिलहाल इसको देख लीजिए। ये हमारा रिस्पायरेशन यानी हमारा लंग्स का क्या है? बोलूँ मैम, हमारा लंग्स का ये क्या है? डायग्राम है। क्या है ये? डायग्राम है। किसका मैम? लंग्स का। किसका है बेटा? लंग्स का। ये डायफ्राम है। ठीक है, सॉरी, डायग्राम है। तो आइए देखते हैं कि हमारी श्वास नली आती है यहाँ से भाग के दो भागों में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है? दो भाग में डिवाइड हो जाता है। एक में ये क्या होता है? एल्वोली होता है, ब्रोंक्यूल्स होता है। ठीक है, एक में क्या होता है? और ये जो यहाँ पे ऐसे 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 जो संरचना बनी हुई है तीनों में, ये कि हमारा ब्रोंकाई हो जाता है। और जो ये हमारा ये जो बीच वाला खाली भाग होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं? बोलो मैम, इसे हम प्यूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? प्यूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो नली आती है उसे हम क्या कहते हैं मैम? उसे हम ट्रेकिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम ट्रेकिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए डायफ्राम हमारा ये रहा भाई। क्या डायफ्राम हमारा ये रहा। अच्छा, ये डायफ्राम के बारे में तो बता ही हूँ, और कुछ बता देती हूँ। क्या होता है, अगर बहुत लोग ये सोचते हैं कि डायफ्राम तो अच्छा समझ में आ गया। क्या होता है कि जो महिलाएं गर्भवती होती है या जिनकी प्रेगनेंसी होती है ना, वो लोग मैम उनमें कैसे होता है? तो बेटा, क्योंकि उनका पेट तो इतना निकला होता है, उनके पेट में जब बच्चा होता है तो उनका पेट ऑलरेडी बहुत निकला होता है ना, तो वो तो खुद ऊपर तक रहेगा, तो डायफ्राम हमारा कहाँ रहेगा? तो महिलाएं क्या कैसे जीवित रहती है, कैसे कार्य करती हैं? ये तो हमारे माइंड में अक्सर आता है ना, लगभग सभी के दिमाग में आता है। तो उसमें क्या होता है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका डायफ्राम उस टाइम काम नहीं करता। जब वो प्रेगनेंसी में होती हैं और उनका जो पेट का साइज है क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, तो उसमें डायफ्राम काम नहीं करता। उनका पसलियां साइड साइड में क्या होती हैं? पसलियां होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? पसलियां होती हैं, तो उनकी पसलियां काम करती हैं। प्रेगनेंसी में डायफ्राम नहीं, बल्कि प्रेगनेंसी में दो दो पसलियां होती हैं दोनों साइड में, पेट के दोनों साइड में क्या पसलियां होती हैं, तो दोनों पसलियां कार्य करती हैं रेस्पिरेशन यानी श्वसन क्रिया में। अगर वही मान लीजिए कहीं से गिर गई वो महिलाएं और वही उनका डायफ्राम तो ठीक है और पसलियां टूट गई भाई, मतलब प्रेगनेंसी की केवल बात कर रही हूँ मैं, नॉर्मल स्थिति की नहीं, प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ कि डायफ्राम ठीक है, पसलियां टूट गई ना तो वो निकल लेगी ऊपर, है ना, उसकी क्या होगा? डेथ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी में पेट इतना निकला होता है, डायफ्राम तो उसके पास जगह नहीं रहता ऊपर नीचे होने के लिए, तो काम करना बंद कर देता है। पसलियां भाई होती है जो हेल्प करती है, पसलियां टूट गई तो इंसान की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। अच्छा मैम, कभी कभी क्या होता है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है ना, किसी का क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें उस इंसान को चोट वोट नहीं लगती, कुछ भी नहीं होता, कहीं से ब्लड भी नहीं आता, फिर भी वो इंसान की डेथ हो जाती है। अधिकतर ये सुनने को मिलता है हर जगह पे कि क्या होता है कि मैम कोई इंसान है, गिर गया, एक्सीडेंट हो गया,
या फिर कहीं से गिर गया, हम लोग मूवी वगैरह में अधिकतर देखते हैं कि कोई ऊपर से फेंक दिया, नीचे आके क्या हुआ, बंदा गिर गया, उसको कहीं से ब्लड नहीं आ रहा है, कुछ हो भी नहीं रहा है, उसकी पसलियां क्या होती हैं, तो उसकी डेथ हो जाती है। उसमें क्या होता है, ये जो हमारी डायफ्राम है ना, ये टूट जाता है, क्या होता है, और हाँ, डायफ्राम हमारा मांस का बना होता है, मांसपेशी का बना होता है, बोन का तो बना नहीं होता है। तो ये जो हमारा डायफ्राम है ना, हाँ, ये जो हमारा डायफ्राम है, ये भी से क्या होता है, टूट जाता है। जब ये टूट जाएगा तो ये हमारे बॉडी में टूट जाएगा, तो बाहर तो ब्लड आएगा नहीं ना बेटा, बाहर तो ब्लड आएगा नहीं, अंदर क्या होता है, ये हमारा टूट जाता है। जब ये टूट जाएगा तो इंसान की डेथ हो जाएगी, बिकॉज 75, कितना, 75% हमारे किसमें, बोलोगे मैम हमारा रेस्पायरेशन में, किसमें, रेस्पायरेशन में क्या करता है हमारा, बोलोगे मैम हमारा ये वर्क करता है। डायफ्राम हमारे रेस्पायरेशन में 75% काम करता है, ठीक है। अच्छा, ये और क्या करता है, जैसे हम सांस लेते हैं ना, जैसे सांस जब हम लेते हैं, ऐसे सांस ले लिए, ये जो भाग है ना, ये जो बीच वाला भाग है, ये ऐसे ऊपर तो होता है, ये जब सांस लेते हैं हम, तो क्या होता है, ये बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ये डायफ्राम बराबर हो जाता है, ठीक। और जब इसके बाद हमारा जो फेफड़ा है ना, दोनों जो हमारे फेफड़ा है, इसके पास इतना ताकत नहीं रहता है कि जो हम सांस अंदर लिए हैं उससे ये बाहर निकाल सके। बोलता है भैया मैं थक गया, मेरे से नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसके पास इतना ताकत नहीं होता है। जानते हो क्या करता है, हाँ, ये डायफ्राम है ना, ये बराबर रहता है, ये ऐसे उठता है ना, क्या करता है, ये ऐसे उठता है, जब उठेगा तो इनको इनको क्या करता है, ऐसे धक्का देता है, जब ऐसे उठाता है तो क्या करते हैं, हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, हम सांस को बाहर छोड़ते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट है, क्या है, आप अधिकतर लोग सोचते हैं कि हिचकियां क्यों आती है ना, क्या हिचकियां क्यों आती हैं, ये तो गांव में अधिकतर कोई खाना खा रहा है, अरे हिचकी आ गई, लग रहा है कोई याद कर लिया, ऐसा होता है ना। इसका भी मैं रीजन बता दूं, आइए देखते हैं क्या होता है उसका रीजन बेटा। देखिए, ये हमारा क्या है, इसमें, ये इसमें हमारा फूड है ना, और इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा एयर है ना, क्या इसमें हमारा, ये हमारा इपिग्लोटिक्स है, क्या है हमारा ये हमारा इपिग्लोटिक्स है, इपिग्लो, क्या हमारा ये एपिग्लोटिस है। अच्छा, इसमें देखिए, ये इसमें क्या होता है कि हम जब कभी भी भोजन लेते हैं ना, क्या हम कभी भी भोजन लेते हैं, तो भाई यहाँ से तो हम भोजन लेते हैं, ठीक है, तो ये जो एपिग्लोटिक्स होता है, ये, हाँ, ये हमारे यहाँ पे एपिग्लोटिक्स पाया जाता है, और क्या करता है, ये तो, ये एक भाग, ये दो भाग है ना, ये दो भाग में डिवाइड हो गया, तो ये जो एपिग्लोटिक्स क्या करता है ना कि जब इधर से भोजन आता है, माइंड करता है अरे अरे जल्दी जल्दी करो, हाँ, साइड हो जाओ, क्या हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है कि माइंड हमारा आदेश देता है, ऑर्डर देता है कि भोजन जा रहा है, तुम साइड में हो जाओ, एपिग्लोटिस को, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे बॉडी का सारा कार्य कौन कंट्रोल करता है, मैम ब्रेन, है ना, जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। देखो ये जो हमारा ये हमारा क्या है, ये हमारा एपिग्लोटिस है, भोजन यहाँ से आया तो एपिग्लोटिस से बहुत चला कि ये इधर हो जाता है, क्या हो जाता है, ये इधर हो जाता है, तो खाना भाई अपने इसमें खाने वाले भाग में चला जाता है, खाने वाली थैली में क्या होता है, खाना चला जाता है। अगर वही क्या है कि हम लोग क्या करते रहते हैं, अगला नहीं सोचता मेरे बारे में, बिल्कुल ये गलत पॉइंट है बेटा, अगला मेरे बारे में कुछ नहीं सोचता, बल्कि हम सोचते हैं, है ना, क्या करते हैं कि खाना हम लोग क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, सोच रहे हैं ऐसे, रे फलनवा क्या कर रहा होगा, है ना, मेरे माइंड में कुछ और चल रहा है। अच्छा ये बताओ, जब हमारे माइंड में कुछ और चलता रहेगा तो हमारा माइंड कैसे कमांड देगा कि एपिग्लोटिस को कि अरे खाना आ रहा है, तुम साइड में हो जाओ, ये तो नहीं देता है ना। तो यहाँ पे देखो क्या होता है ना, ये हम कुछ और सोच रहे होते हैं, माइंड हमारा कुछ और सोच रहा होता है, इधर से खाना आता है तो माइंड हमारा ये क्या कमांड नहीं दे पाता कि खाना जा रहा है किसकी, एपिग्लोटिस को। तो ये क्या क्या होता है, एपिग्लोटिस पूछता रहता है अरे भाई खाना आया, बताओ बताओ, तो हमारा माइंड तो कहीं और ही धुन रहता है, फिर किसी और के पास मगा रहता है, किसी और के बारे में हम सोचते रहते हैं, इसको नहीं पता चलता, तो ये बोलता है कि थट, मैं हम क्या परेशान, तो क्या करता है, ये इधर हो जाता है, क्या होता है, ये इधर हो जाता है ना, जब ये इधर हो जाएगा, ये खाना क्या होता है हमारे एयर वाले भाग में आ जाता है, किसी में हमारे एयर वाले भाग में आ जाता है, जब एयर वाले भाग में आता है तो लोग कहते हैं कि अरे
हाँ, जल्दी इसमें जो भी जितने भी होते हैं इसके ऑर्गेनेल्स, हम कहते हैं अरे अरे देखो देखो हमारे में हवाले में कैसे खाना आ रहा है, ठीक है। तो बोलता है अच्छा रुक मैं इसको बताता हूँ। तो क्या करता है जितने भी यहाँ से ऑक्सीजन वगैरह जो भी होते हैं ऑर्गन, उसको क्या करते हैं, धक्का देते हैं। क्या भोजन को क्या करते हैं, धक्का देते हैं। जब इधर से ये धक्का देंगे यानी मुक्का मारेंगे तो ये हम लोग को क्या होती है, हिचकी आ जाती है, ठीक है। फिर थोड़ा सा इधर आया, ठीक है। फिर उसके बाद जब तक एयर वाले भाग में भोजन का एक दाना रहता है तब तक हमको हिचकी आती रहती है। तो हम क्या करते हैं, तुरंत कहते हैं अरे फटाक से पानी का है, पानी लाओ, पानी ला के पी लेते हैं, है ना। जब पानी पी लेते हैं तो देखोगे आप सभी हिचकी शांत हो जाती है। क्या होता है जब हम पानी पीते हैं, जितना भी ये है हमारा फूड जो भी हमारा भोजन होता है वो पूरा क्या होता है, अच्छे से साफ हो जाता है, कहीं चिपकता भी नहीं। पूरा पानी पीने के बाद क्या होता है, अच्छे से साफ हो जाता है। जब यहाँ साफ हो जाएगा, अगर रहबे नहीं करेगा तो हिचकी आएगी कहाँ से, ठीक है। इतना समझ में आ गया, हो गया ना उतना। अगला हमारा है एल्वोली। एल्वोली जिसे हम हिंदी में वायु कोष्ठ कहते हैं। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं मैम, क्या कहते हैं, वायु कोष्ठ कहते हैं, ठीक है। ब्रोंकाई की सिरे पर गोल संरचना पाई जाती है जिसे हम एल्वोली कहते हैं यानी वायु कोष्ठ कहते हैं, है ना। वायु एल्वोली गैसों के विनिमय का कार्य करती है। जब एल्वोली जाम हो जाता है तो बीमारी निमोनिया, जब अच्छा बच्चों में अधिकतर सुनने को मिलता है कि निमोनिया क्या है, निमोनिया बीमारी, तो बस वही है, वायु कोष्ठ एल्वोली के द्वारा क्या होता है, निमोनिया बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि गैस के विनिमय का कार्य करती है। जो हमारी बॉडी में गैस हो जाती है विनिमय के रूप में कार्य करती है, वो क्या एल्वोली जाम हो जाता है। और जो हमारा एल्वोली होता है वायु कोष्ठ होता है सांस लेने वाला, जाम हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि बच्चों को निमोनिया हो गया है, ठीक है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगला पाठ हम कल लेके आते हैं। धन्यवाद।